प्यारे भारतवासियों, पाठ्य क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिटिंग विथ पजल की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत पूछा जाता है और आज मैं आपको जो 2018 में SBI PO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग के 35 सवालों में से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिटिंग के थे बच्चों। तो चलिए आज इन्हीं सवालों पे मैं बात करूंगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये सिटिंग विथ पजल, सिटिंग का मतलब होता है बच्चों लोगों को या चीज़ों को व्यवस्थित करना, उसे अरेंज करना, बैठाना, सजाना। और पजल जो है बच्चों वो खुद एक पॉसिबिलिटीज का रूप होता है। जैसे मैं कहता हूं कि 10 बच्चों की पंक्ति में राम का स्थान लेफ्ट से पहला है, तो ये कंफर्म हो गया कि राम लेफ्ट इंड पर पहला आदमी होगा। और यदि मैं कहूं आपको कि 10 बच्चों की पंक्ति में राम किसी इंड पर बैठा हुआ है, तो इससे ये कंफर्म नहीं हो पाता कि राम लेफ्ट इंड पर बैठा हुआ है या राइट इंड पर बैठा हुआ है। तो यहां जो दो संभावनाएं हो रही हैं, या तो लेफ्ट इंड पर होगा या तो राइट इंड पर। ये जो दो संभावनाएं आपके सामने आ रही हैं बच्चों, ये जो हम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, जो थोड़ा परेशान हो रहे हैं सोचने में, ये परेशानी, ये सोच, ये संभावना ही आपका पजल कहलाता है बच्चों। तो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चों आपके एग्जाम का ये। और ये जितने तरह के क्वेश्चंस बने उतने तरह के टाइप्स में सिटिंग को बांट भी दिया गया। जैसे पहला टाइप सिंपल क्वेश्चन, जो हम लोग टेबल के आधार पे आसानी से चीजों को बना पाएंगे या डेटा के आधार पर हम चीजों को अरेंज कर पाएंगे आसानी से बच्चों। और आज का पहला सवाल मैं सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा जो 2018 में पूछा गया है। काफी अच्छा सा सवाल है। दूसरा टाइप कैसा हो सकता है बच्चों? दूसरा टाइप आपका हो सकता है अरेंजमेंट बेस्ड। अरेंजमेंट कहां हो सकता है बच्चों? किसी रो में कतार में कुछ लोगों को बैठाना, या दो रो में दो कतार में लोगों को बैठाना, और वे लोग जो दो कतार में बैठेंगे एक दूसरे की ओर फेस टू फेस कर कर बैठेंगे, यानी एक दूसरे को देख रहे होंगे। या फिर सर्कल में कुछ लोगों को बैठाना। सर्कल में जो लोग बैठेंगे या तो वो सर्कल में सेंटर की ओर देखेंगे या तो सेंटर से बाहर की ओर देखेंगे। या तो कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे होंगे, यानी स्क्वायर पिक्चर का बात किया जाएगा बच्चों। या तो कुछ लोग चेस खेल रहे होंगे, यानी रेक्टेंगल पिक्चर का बात किया जाएगा। अब इसमें या तो लोगों को साइड के बीच में बैठाया जाएगा, या तो कॉर्नर पर बैठाया जाएगा, या किसी हेक्सागोनल में लोगों को अरेंज किया जाए। यानी ये जो अरेंजमेंट करते हैं बच्चे हम लोग, ये या तो ओपन पिक्चर में लाइन में हो सकता है या तो किसी क्लोज्ड पिक्चर में हो सकता है। ये अरेंजमेंट वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होता है बच्चों। तीसरा टाइप कैसा हो सकता है बच्चों? तो कंपैरिजन बेस्ड। कंपेयर कैसा हो सकता है? हम लोग कंपेयर कहां कर सकते हैं बच्चों? हम लोग तो उम्र में, हाइट में, वेट में। जैसे ए बी से लंबा है, तो ए बी से लंबा है तो ए को बी के ऊपर बैठाया। सी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, अगर सी ई से लंबा है मतलब सी ई से ऊपर बैठेगा, और बी से छोटा है मतलब बी के नीचे बैठेगा। तो ये जो हम लोग लंबाई के आधार पे चीजों को अरेंज कर रहे हैं बच्चों कंपेयर करके, ये कंपेरेटिव टाइप का क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। इसमें कुछ फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक लोग बैठे हुए होंगे, उसमें लोगों को अरेंज करना होगा, उनका कभी प्रोफेशन दे दिया हुआ रहेगा, उनका प्रोफेशन भी जानना होगा। इस टाइप के सवाल हो सकते हैं बच्चों जो काफी एग्जाम्स में हाल के दिनों में पूछा भी गया है। अगला टाइप कैसा हो सकता है बच्चों? तो चौथा टाइप हो सकता है हम लोगों का सिटिंग विथ ब्लड रिलेशन। यानी कि अरेंजमेंट जो होगा बच्चों उसमें रिलेशन आएंगे। पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के दादा दादी हो सकते हैं। तो ये 3 जनरेशन के, 4 जनरेशन के अरेंजमेंट हो सकते हैं बच्चों। और उसमें कुछ लोगों का प्रोफेशन भी दिया रहता है, कुछ लोगों का एजुकेशन भी दिया रहता है। और ये टाइप काफ़ी अच्छे होते हैं और इस टाइप से बच्चे काफ़ी डरते भी हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार सेगमेंट होता है बच्चों ये वाला। अगला टाइप कैसा हो सकता है हम लोगों का? कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। कंडीशन कैसा? मान लीजिए हमें 11 प्लेयर की कोई टीम बनाना है, तो कुछ लोग दिए रहेंगे, उसमें से 11 लोगों को चुनकर उनकी व्यवस्था करनी हो। तो ये कुछ कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों।
तो ये जो भी सिटिंग के सवाल होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं बच्चों, और इसका जो स्टेटमेंट होता है ये काफ़ी खूबसूरत होता है बच्चों, और इसमें कुछ कंजक्शंस वर्ड जो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि सिटिंग में भी यूज होता है, रैंकिंग में भी यूज होता है, ब्लड लिस्ट में भी यूज होता है, डायरेक्शन में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है बच्चों। और इसलिए मैंने इसकी शुरुआत बिल्कुल उन कंजक्शंस वर्ड से की है, ताकि आपको स्टेटमेंट में कुछ ऐसा अगर मिल जाए तो आपको परेशानी ना हो। तो एक अच्छा सा स्टेटमेंट आपके सामने दिया है बच्चों, आप पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ लें और खुद से ट्राई करें, फिर मैं जो बताऊंगा उससे आप कंपेयर कर लो कि आपका सही या गलत है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं बच्चों। A is left of B, who is left of C, and second right of D, who is right of E, while fourth left of F। इसी का हिंदी बच्चों, A B के बाएं हैं जो C के बाएं हैं, और D के दाएं दूसरा है जो E के दाएं है, जबकि F के बाएं चौथा है। तो ये जो कंजक्शन वर्ड है बच्चों, जैसे कि हु हो गया, एंड हो गया, हु हो गया, वाइल हो गया, ये सारे शब्द यानी जो, और, जबकि, जो, ये कंजक्शन वर्ड है बच्चों जो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्टर्स भी कहलाते हैं बच्चों। और इसका मतलब क्या है और किसके लिए प्रयोग में आते हैं बच्चों, तो आप ध्यान देना। हु, विच, हु यानी कि जो, विच यानी कि जिसका, ये सारे शब्द हमेशा अपने सामने वाले नाम के लिए प्रयोग में आते हैं, सामने वाले के लिए। लेकिन यदि एंड रहे, बट रहे, वाइल रहे, एंड यानी और, बट यानी किंतु, वाइल यानी कि जबकि, ये सारे शब्द हमेशा दूर वाले नाम के लिए प्रयोग में आते हैं बच्चों। अब जैसे कि आप देखो यहां A is left of B, who। बच्चों यहां who से पहले दो नाम हैं, एक B और एक A, लेकिन हु शब्द किसके लिए आता है, सामने वाले के लिए, और हु के सामने कौन है बच्चों, बी। इसलिए हम लोग हु को हु ना पढ़कर हम लोग हु को बी पढ़ेंगे, हम लोग हु को क्या पढ़ेंगे बच्चों, बी पढ़ेंगे। अब देखो यहां B is left of C, एंड शब्द इससे पहले भी दो नाम बच्चों, और एंड वर्ड किसके लिए आता है, दूर वाले के लिए। अब एंड से दूरी पर तो बी है बच्चों, यानी अब हम लोग एंड के जगह पर क्या लेके चलेंगे, बी। अब हम एंड को एंड ना पढ़कर क्या पढ़ेंगे, बी, यानी बी इज सेकेंड राइट ऑफ डी। हु बच्चों आप जानते हो हु शब्द सामने वाले के लिए आता है, और हु के सामने कौन है, डी, यानी हु को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डी, यानी डी इज राइट ऑफ ई। वाइल बच्चों, वाइल शब्द किसके लिए आता है, दूर वाले के लिए। वाइल से पहले दो नाम ई और डी है, लेकिन दूरी पर कौन है बच्चों, डी, तो हम लोग वाइल को वाइल ना पढ़कर डी पढ़ने वाले हैं, यानी डी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ एफ। अब चलिए इसको अरेंज किया जाए। ए इज लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ए है। हम लोग जब बोर्ड की ओर देख रहे हैं बच्चों, हमारा लेफ्ट इधर है और हमारा राइट इधर है, और हमें आदत भी होती है लेफ्ट इधर देखने का और राइट को इधर देखने का, तो हम लेफ्ट इधर राइट उधर देख के चल रहे हैं। ए इज लेफ्ट ऑफ बी, फिर है बी इज लेफ्ट ऑफ सी, बी सी के लेफ्ट में है। बी इज सेकेंड राइट ऑफ डी, बी जो है डी के सेकेंड राइट में है, ये फर्स्ट राइट और ये सेकेंड राइट, बी डी के सेकेंड राइट में है। डी इज राइट ऑफ ई, डी जो है ई के राइट में है, ई के राइट में डी है। डी इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के फोर्थ लेफ्ट में है। डी लेफ्ट में है, कितना लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, और किसका चौथा लेफ्ट, तो एफ का। अब देखो एफ का ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये तीसरा लेफ्ट और ये
चौथा लेफ्ट। तो इस अरेंजमेंट में पांचों नाम इस प्रकार अरेंज होंगे। ये सब जो कनेक्टर वर्ड है बच्चों, ये सारे स्टेटमेंट के बीच में काफ़ी यूज़ होते हैं, आप इसको ध्यान रखना। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 2018 के SBI PO में आया हुआ सवाल से, जो बिल्कुल पहला टाइप का होगा बच्चों, यानी कि सिंपल बेस्ड क्वेश्चन। चलिए उस सवाल पे बात करते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों बात करते हैं उस पहले टाइप पर, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन पे, जो 2018 के SBI PO में आया हुआ है बच्चों। और उस सवाल को शुरू करने से पहले मैं ये सिंपल टाइप का एक छोटा सा एग्जांपल मैं पहले आपको देता हूं बच्चों। आप उस एग्जांपल के माध्यम से समझना। मैंने यहाँ पिक्चर रेडी कर दिया है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों, मान लो मैं कहता हूं कि ABC 3 लोग हैं और ये तीनों एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं। एक मैथ्स का चैप्टर पढ़ाता है, एक इंग्लिश का और एक GS का। और हर आदमी एक एक सब्जेक्ट पढ़ाता है बच्चों, हर आदमी एक एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। अब यहां पे कुछ डेटा दिया हुआ रहता है बच्चों। तो जो पॉजिटिव बातें होंगी, आप पॉजिटिव बातों के लिए राइट टिक करना बच्चों। और जो नेगेटिव बातें होंगी, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि ए मैथ्स नहीं पढ़ाता है, जो नेगेटिव बातें होंगी उसके लिए बच्चों आप रॉन्ग साइन से टिक कर देना। अब जैसे कि कहा जाए ए मैथ्स नहीं पढ़ाता है, तो बच्चों ए मैथ्स नहीं पढ़ाता, ए के सामने मैथ्स को हमने कट कर दिया। बी GS पढ़ाता है, तो ये पॉजिटिव बात है बच्चों, तो राइट टिक कर दिया। और चूंकि B GS पढ़ाएगा तो ये और कुछ नहीं पढ़ाएगा बच्चों, इसलिए इसको कैंसिल कर देना। रो को भी काट देना और कॉलम में भी जो ऊपर है बच्चों उसे भी काट देना, क्योंकि अगर GS B पढ़ाएगा तो और कोई GS नहीं पढ़ाएगा, आप उसे काट देना। मतलब कि जिसका पॉजिटिव बात दिया हो राइट साइन टिक कर दिए बच्चों, तो उस रो के बाकी लोगों को रॉन्ग से टिक कर देना और उस कॉलम के भी बाकी लोगों को रॉन्ग से टिक कर देना। अब देखो आप, ए ना तो मैथ्स पढ़ाएगा ना GS पढ़ाएगा, तो ए क्या पढ़ाएगा बच्चों? इंग्लिश पढ़ाएगा। अब जिसका जहां राइट टिक हुआ है उसके बाकी सारे रो को रॉन्ग टिक करना है और कॉलम को भी रॉन्ग टिक कर देना है। अब सी के पास इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, GS नहीं पढ़ाएगा, तो क्या पढ़ाएगा? वो मैथ्स पढ़ाएगा। तो ये डेटा टेबल के आधार पे हम लोग ऐसे टेबल बना करके चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं बच्चों। या तो आप इस तरीके से चीज़ों को सजा लो, या तो आप यहाँ ABC तीनों को लिख लो और डेटा के आधार पे चीज़ों को बैठाइए। आपको यहाँ 3 पेपर कौन कौन से दिए हुए थे? मैथ्स, इंग्लिश और GS। पहला स्टेटमेंट में कहा गया था कि ए मैथ्स नहीं पढ़ाएगा। जो भी पॉजिटिव बात बोला जाए उसे आप राइट साइड लिखना बच्चों, और जो नेगेटिव बात बोला जाएगा उसे आप लेफ्ट साइड लिखना। जैसे कहा गया कि ए मैथ्स नहीं पढ़ाएगा, तो ए के लेफ्ट में आप मैथ्स लिख दो, इसे पता चल गया कि ए मैथ्स नहीं पढ़ा रहा। सेकेंड स्टेटमेंट था कि बी GS पढ़ाएगा। ये पॉजिटिव बात को राइट साइड रख दो बच्चों, और बी GS पढ़ाएगा, तो GS कंप्लीट हो चुका है, तो अब GS को यहां से हटा दो। यानी अब हमें केवल 2 पेपर पे ही बात करनी है। अगर बी GS पढ़ाएगा, GS हट गया, अब 2 ही पेपर बचा, मैथ्स और इंग्लिश, जिसमें कि ए एक पेपर मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, तो अब ए के पास ऑप्शन केवल इंग्लिश पढ़ाने का है। आप यहाँ इंग्लिश लिख दो। अब इंग्लिश का भी अरेंजमेंट हो चुका है बच्चों, तो आप इंग्लिश को भी काट दो। अब एक ही पेपर बचा हुआ है और एक ही आदमी बचा हुआ है, तो सी क्या पढ़ाएगा? मैथ्स को पढ़ाएगा। तो बच्चों आप जो टेबल के आधार पर चीज़ों को बनाना है, यदि आप इस तरीके से अरेंज करके बनाओगे तो आपका समय बचेगा बच्चों। चूँकि अगर ज़्यादा टेबल हो तो एक जगह राइट होता है, तो उस रो में, कॉलम में, हर जगह आपको रॉन्ग टिक करना होता है, और ये टेबल बनाने में, रॉन्ग टिक करने में आपका समय जाता है बच्चों। तो ज़्यादा बेहतर होगा
कि टेबल वाले सवालों को, सिंपल सवालों को हम ऐसे ना बना करके हम लोग ऐसे प्रयास करें। चलिए पहला सवाल है, मैं इस सवाल को इस आधार पे बनाऊंगा और इस आधार पे बनाऊंगा बच्चों, बाकी आप खुद से चयन करना कि आपके लिए क्या बेहतर होने वाला है। चलिए बच्चों बात करते हैं। पहला सवाल है, इसमें कहा गया है 8 persons that is A, B, C, D, E, F, G and H who all belongs to different countries that is P, Q, R, S, T, U, V and W but not necessarily in the same order। ये 8 लोग हैं बच्चे और ये 8 लोग अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। उस कंट्री का नाम ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है। अब कहा जा रहा A does not belong to country P and U। A कंट्री P में नहीं रहता, U कंट्री में भी नहीं रहता। बच्चों यहां पर क्वेश्चंस मैंने आपको इंग्लिश में दे रखा है, आप बिल्कुल परेशान मत होना बच्चों, चूंकि स्पेस की कमी रहती है, क्वेश्चंस दिखाने का जगह चाहिए होता है हम लोगों को। मैं पूरी तरीके से आपको इसका हिंदी मीनिंग करते हुए चलूंगा, आप कहीं से परेशान मत होना, और जैसे मुझे कुछ स्पेस का मौका मिल जाएगा मैं दोनों लैंग्वेज आपको शो करके दिखाऊंगा बच्चों। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग। कहा गया है A डज नॉट बिलोंग टू कंट्री P एंड U। A ना तो P में रहता है ना तो U में, इसलिए नेगेटिव बातों को मैंने क्रॉस कर दिया, कट कर दिया बच्चों। फिर कहा गया है D डज नॉट बिलोंग टू कंट्री P एंड Q। D ना तो P में रहेगा ना तो Q में रहेगा। फिर कहा गया C बिलोंग्स टू T। C कंट्री T में रहेगा, क्योंकि C T में रहेगा बच्चों, इसलिए T वाले को मैंने राइट टिक किया। अब जिसको मैंने राइट टिक किया उस रो के सारे लोगों को आप रॉन्ग से टिक कर दो, कॉलम में भी क्रॉस साइन से टिक कर दो बच्चों। चूंकि C T में रहता है तो वो और किसी कंट्री में नहीं रहेगा, और T में यदि C रहता है तो C में अब और कोई लोग नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने उसको काट दिया। आगे चलते हैं बच्चों। कहा गया है नेदर D, B एंड G बिलोंग टू कंट्री S। कंट्री S में D भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, G भी नहीं होगा। कंट्री S में B भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा और G भी नहीं होगा। फिर कहा गया है F does not belong to country R and Q। F R और Q कंट्री में नहीं रहेगा, F R कंट्री में नहीं रहेगा, F Q कंट्री में भी नहीं रहेगा। फिर कहा गया neither G nor B belongs to country P and V। G और B ना तो P में रहेगा ना तो V में रहेगा। G और B, B और G न तो P में रहेगा और न ही V में। V में भी B नहीं रहेगा और V में G भी नहीं रहेगा। फिर कहा गया H belongs to U। H U में बिलोंग करता है बच्चों, इसलिए इसको मैंने राइट टिक किया, तो बाकी रो को मैं रॉन्ग से टिक कर दूंगा, ऊपर भी, कॉलम में भी और रो में भी। फिर कहा गया A does not belong to country B। A भी में नहीं रहेगा। चलिए बच्चों, A भी में नहीं रहेगा। F does not belong to country P। F does not belong to country P। F P में नहीं रहेगा। B and D does not belong to country R and V। B और D ये दोनों ना तो R में रहेगा ना तो V में रहेगा। B ना तो R में रहेगा ना तो V में रहेगा। D भी ना तो R में रहेगा और ना ही V में रहेगा। अब बच्चों ये सारा जो डेटा दिया हुआ था अब खत्म हो चुका है। सिटिंग पजल में कहा जाता है बच्चों कि अगर मैंने शुरू से लेकर अंतिम तक एक बार क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट कर लिया, तो एक बार पढ़ लेने के बाद यदि आप
क्वेश्चन का जवाब दे पाने में सक्षम हो गए तो आपका स्पीड बिल्कुल सही है। यही सेटिंग का ट्रिक है बच्चों कि कभी भी एक बार पढ़ लेने के बाद फिर दोबारा क्वेश्चंस आपको रिपीट करना ना पड़े, सारा डेटा आपके सामने अरेंज रहना चाहिए। चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ डी के लिए बस एक ही कंट्री बचा है, कौन सा? डब्लू। तो डी डब्लू में रहेगा, तो डब्लू में अब और कोई नहीं रह सकता, कट कर दिया बच्चों हमने। अब सिंगल घर कहाँ बचा हुआ है? बी के पास, बी क्यू में ही रह सकता है, तो क्यू में अब और कोई नहीं रह सकता। अब जी के लिए सिंगल घर बचा हुआ है आर वाला, तो जी आर में रहेगा, तो आर में अब और कोई नहीं रह पाएगा। अब ए के लिए सिंगल घर बचा हुआ है एस वाला, तो ए एस में रहेगा, तो एस में अब और कोई नहीं रह पाएगा। अब कौन कौन सा बचा है बच्चों? एक यहाँ डबल घर वाला और यहाँ सिंगल घर वाला। एफ भी में ही रह सकता है और अब भी में और कोई नहीं रह पाएगा। अब लास्ट ई बचा है बच्चों, और एक ही घर बचा हुआ है, एक ही देश बचा हुआ है, कौन सा? पी का। ई कहाँ रह जाएगा? पी में रह जाएगा। तो सबका डेटा पता चल चुका है, ए एस में, बी क्यू में, सी टी में, डी डब्ल्यू में, ई पी में, एफ भी में, जी आर में और एच यू में। ये सारा अरेंज हो चुका है बच्चों। अब इससे 4 सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। इस अरेंजमेंट पर बेस्ड 4 सवाल, यानी एक बार आपने अरेंज कर लिया तो आप 4 से 5 सवाल का जवाब अब बिल्कुल आसानी से आप दे सकते हो बच्चों। पहला सवाल कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है बी क्यू। बी क्यू में है, ये कॉम्बिनेशन सही है बच्चों। एफ भी ये भी कॉम्बिनेशन सही है। डी डब्ल्यू ये कॉम्बिनेशन भी सही है। ए पी ए एस में है बच्चों, तो ए पी कहना क्या होगा? गलत। तो कौन सा गलत ऑप्शन निकला? ऑप्शन डी गलत निकला, यानी पहले सवाल का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का? डी। पहले सवाल का आंसर ऑप्शन डी। सेकंड में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कंट्री क्यू। क्यू कंट्री में कौन रहता है? तो क्यू में बी रहता है बच्चों, क्यू में बी रहता है। बी ऑप्शन कहां दिया हुआ है? बी में। तो सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड में पूछा गया है, जी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जी किस कंट्री में रहता है बच्चों? तो जी कंट्री आर में रहता है, और आर किस ऑप्शन में है? तो आर नहीं है किसी ऑप्शन में, तो तीसरे का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चौथा पूछा है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग टू कंट्री डब्ल्यू। डब्ल्यू में कौन रहता है? डब्ल्यू में डी रहता है, और ऑप्शन डी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। डी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये इन चारों सवालों का जवाब हो जाएगा बच्चों। तो ये टेबल के आधार पे तो हमने बना लिया। अब इस डेटा के आधार पे जो मैंने आपको बताया था बच्चों कि पॉजिटिव बातों को राइट साइड रखेंगे, नेगेटिव बातों को हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे बच्चों। तो चलिए इस आधार पे भी इस सवाल को हम लोग बनाकर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जैसा डेटा के आधार पर हम लोग बनाना सीखते हैं इसे। क्वेश्चन में कहा गया है 8 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। बच्चों, आप लोगों के नाम को पहले रख दो या देश के नाम को पहले यहां रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो नेमिंग ऑफ पर्सन जो होते हैं बच्चों, उसे अगर पहले रखकर चला जाएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। चलिए, 8 लोग हैं और ये 8 अलग अलग देशों में रहते हैं। देशों का नाम था पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू। जिसका जगह मालूम चलता जाएगा बच्चों, उसे हम लोग कैंसिल कर देंगे। चलिए, आपके कहा गया है पहला ए
डज नॉट बिलोंग टू कंट्री P एंड U। पॉजिटिव बातों को राइट साइड रखना है और नेगेटिव बातों को बच्चे हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे हम लोग। चलिए, कहा गया है कि A जो है वो P और U कंट्री में नहीं रहता है। A ना तो P में रहेगा ना तो U में रहेगा। ओके। D डज नॉट बिलोंग टू कंट्री P एंड Q। D ना तो P में रहेगा ना तो Q में रहेगा। C बिलोंग्स टू T। C कंट्री T में रहेगा। T का काम हो चुका है बच्चों, आप T को यहां से हटा दीजिए। अब हम लोग केवल 7 कंट्री पे बात करने वाले हैं। नेदर D B G बिलोंग्स टू कंट्री S। S में न तो B रहेगा, न तो D रहेगा, न तो G रहेगा। लिख दिया। F does not belong to country R and Q। F R में भी नहीं रहेगा और Q में भी नहीं रहेगा। Neither G nor B belongs to country P and V। G और B P और V में नहीं रहेंगे। B भी P और V में नहीं रहेगा और G भी P और V में नहीं रहेगा। H belongs to U। H आदमी कंट्री U में रहेगा। जो U अरेंज हो चुका है बच्चों, इसलिए आप U को भी हटा दीजिए। अब हम लोग केवल 6 कंट्री पे बात करेंगे। A does not belongs to country B। A कंट्री B में नहीं रहेगा। F does not belong to country P। F कंट्री P में नहीं रहेगा। B and D does not belong to R and V। B R में भी नहीं रहेगा और V में भी नहीं रहेगा। V में तो पहले से ही लिखा हुआ नहीं रहेगा और D भी R और V में नहीं रहेगा। D भी न तो R में रहेगा न तो V में रहेगा। अब हमारे पास यहाँ 6 कंट्री बचे हुए हैं बच्चों, और 6 में से आप D को देखो, वो इन 5 कंट्री में नहीं रहेगा। P Q S R V। P Q S R V में नहीं रहेगा, तो कहाँ रह सकता है? केवल W में। इसलिए D कहाँ रहेगा? W में। अब चूंकि W का काम हो चुका है, इसे हटा दीजिए बच्चों। अब हमारे पास केवल 5 देश हैं। 5 देश हैं बच्चों, और 5 देश में देखो B जो है वो R V P S इन चारों में नहीं रहेगा। B R V P S में नहीं रहेगा, तो वो कहाँ रह सकता है? Q में। तो B कहाँ रहेगा बच्चों? Q में। अब आप Q को भी हटा दीजिए। अब हमारे पास केवल 4 कंट्री बचे हुए हैं। आप देखो तो 3 के बारे में मालूम होना चाहिए। 4 कौन कौन सा है? P R S V। तो P R S V में से 3 किस्में नहीं हैं। तो G में V P S नहीं है, G में P नहीं है, S नहीं है, V नहीं है, तो कौन बचा बच्चों? R। यानी G में कौन बैठेगा? R बैठेगा। तो अब R को भी हटा दो। अब हमारे पास 3 P S V में से, इन तीनों में से 2 किस्में नहीं है। P S V में से P S V देखो बच्चों, A में P और V नहीं है, P और V A में नहीं है, तो A में अब कौन बैठ सकता है? केवल S। तो बच्चों A में कौन बैठ जाएगा? S। अब P और V इन दोनों में से एक किस में नहीं है? तो यहां देखा जाए F में P नहीं है। F में P अगर नहीं बैठेगा बच्चों, तो कौन बैठेगा? V। F में V बैठ गया। अब V भी हट गया बच्चों। अब एक ही नाम बचा हुआ है P, और यहाँ एक आदमी कौन बचा हुआ है? E। यानी E में कौन बैठेगा? P बैठेगा बच्चों। तो पॉजिटिव बातों को आप राइट साइड लिखो, और जिसका अरेंजमेंट हो चुका है बच्चों उसको काट दो, और नेगेटिव बातों को आप लेफ्ट साइड लिखते चलो। इस प्रकार भी आप चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे। और बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि यदि एक बार पढ़कर आप चीज़ों का जवाब दे ले रहे हैं आप, तो आपका स्पीड बिल्कुल सही माना जाता है बच्चों।
चलिए हम लोग बात करते हैं अब दूसरे सवाल की ओर बच्चों, जहां दूसरा सवाल मैंने आपको कहा था कि सेकेंड टाइप जो होता है बच्चों वो अरेंजमेंट बेस्ड होता है। अरेंजमेंट कहाँ हो सकता है? ओपन पिक्चर में, क्लोज पिक्चर में। ओपन पिक्चर यानी कि लाइन में हो सकता है बच्चों। अब लाइन में तो सिंगल रो भी हो सकता है, डबल रो भी हो सकता है। आज हम लोग पहले सिंगल रो पे बात करेंगे बच्चों, और ये 2018 का पीओ का आया हुआ सवाल है बच्चों। चलिए बात करते हैं अगले सवाल पे। चलिए बच्चों बात करते हैं अगले सवाल पे। एक काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बच्चों, कई बार ऐसा होगा कि आप पूरे सवाल को शुरू से लेकर अंतिम तक पहुंच जाएंगे और कोई आपको एक ऐसा डेफिनेट पॉइंट नहीं मिल पाता है कि वो एग्जैक्ट किस पॉइंट पर बैठेगा ये आपको मालूम हो। डेटा दिए रहेंगे, डायरेक्शंस दिए रहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कंफर्म डेटा कि यहां से शुरुआत करनी है ये आपको शायद पता न चल पाए। तो ऐसे केसेस में आप हमेशा याद रखना बच्चों कि जो डेटा सबसे ज्यादा जगह कवर करेगा आप उसी डेटा से स्टार्ट करना, या सबसे ज्यादा जगह कवर किया हुआ कोई लंबा डेटा न रहे तो किस नाम का चर्चा ज्यादा बार हो रखा है बच्चों आप उसी नाम से शुरुआत करना। यह कब करना है? जब कोई डेफिनेट पॉइंट ना पता चले कि किस चीज से शुरुआत की जाए, कुछ परफेक्ट लोकेशन किसी का न दिया रहे। तो उस केस में जो डेटा सबसे ज्यादा जगह कवर करे या जिसका चर्चा सबसे ज्यादा बार हो उस नाम से स्टार्ट करना चाहिए बच्चों में। जैसे मान लीजिए मैं कह क्या रहा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि 8 लोग हैं, पूरा डेटा पढ़ा, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट से राइट से किसको बैठाना है। मान लीजिए 8 लोग किसी रूम में बैठे हुए हैं, कुछ भी समझ स्टार्ट कहां से करना है, और एक जगह स्टेटमेंट दिया हुआ था कि भी और डब्ल्यू के बीच 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5, एक यहां और एक यहां। तो बच्चों कंफर्म नहीं है कि भी और डब्ल्यू के बीच 5 लोग हैं, तो क्या ये अरेंजमेंट भी से स्टार्ट होगा कि भी लेफ्ट इंड होगा या डब्ल्यू राइट इंड होगा, कहां से होगी कंफर्म नहीं है। तो जब कुछ भी कंफर्म नहीं हो पूरा डेटा पढ़ने के बावजूद भी, तो भी बच्चों क्या करना, जो सबसे ज्यादा जगह कवर करेगा आप उस डेटा से चीजों को अरेंज करना स्टार्ट करना बच्चों। जब ये सवाल सामने आएंगे मैं आपको वहां समझा दूंगा, ज्यादा लोग इस जगह पे ही फंसते हैं। चलिए फिलहाल के लिए बच्चों हमारा जो सवाल है मैं उस सवाल पे आपसे बात कर लेता हूं कि हम लोग का सवाल क्या है बच्चों। तो हमारा सवाल है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। जनरली जो डायरेक्शन है बच्चों वो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ की ओर कहता है। तो वो जो भी बोले ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो भी बोले बच्चों आप उसे हमेशा ऊपर मानना। नॉर्थ बोलेगा तो नॉर्थ डायरेक्शन को आप ऊपर मान लेना, ईस्ट बोलेगा तो ईस्ट को भी ऊपर मान लेना। इससे फायदा क्या होगा? इससे यह फायदा होगा कि हम लोग जब बोर्ड पे कोई सवाल या कॉपी पे सवाल बनाते हैं बच्चों तो हमारा फेस इधर की ओर होता है, उस समय लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर। तो हमें आदत होती है लेफ्ट इधर देखने का और राइट इधर देखने का। तो जिधर भी फेस बोलेगा वो हमेशा ऊपर मानना ताकि आपको लेफ्ट इधर दिखे और राइट इधर दिखे। चलिए बात करते हैं बच्चों। अब चूंकि फेस ऊपर की ओर है यानी इधर की ओर लेफ्ट होगा और इधर की ओर हमारा राइट होगा। अब सवाल कहा है बच्चों, a certain number of persons are sitting in a row and all of them are facing in north direction. Each of them likes different flower. हर कोई अलग अलग फ्लावर को पसंद कर रहे हैं। The one who likes rose sits 4 to the right of the one who likes jasmine. जो रोज को पसंद करता है वो जैस्मिन को पसंद करने वाले आदमी के चौथे राइट में बैठा हुआ है। जैस्मिन के पसंद करने वाले आदमी के चौथा राइट, तो इसका पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, चौथे राइट में बैठा हुआ है। फिर कह रहा W sits second to the right of the one who likes rose. W जो रोज को पसंद करता है उसके सेकंड राइट में बैठा हुआ है। बच्चों यहां जास्मिन के 4th राइट में तो रोज बैठा हुआ था और W
रोज को पसंद करने वाले आदमी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट। यहां कौन बैठा हुआ है? डब्लू। फूल का नाम को हम लोग ऊपर रख रहे हैं और आदमी के नाम को हम लोग नीचे रख रहे हैं बच्चों। फिर कहा जा रहा के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स जैस्मिन। के उस आदमी के ठीक लेफ्ट में है जो जैस्मिन को पसंद करता है। जैस्मिन को जो पसंद करता है उसके ठीक लेफ्ट में कौन है? के है। फिर कहा गया है ओनली 2 persons सिट बिटवीन द वन हु लाइक रोज एंड टी। रोज और टी के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो बच्चों, रोज और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो रोज यहां है और रोज और टी के बीच में 2 लोग, तो हो सकता है कि टी यहां बैठा हो और बीच में 2 लोग हों। हो सकता है कि रोज यहां और टी को हम यहां बैठा दें, बीच में 2 लोग हों। कंफर्म नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जब कंफर्म नहीं होता है तो लोग सोचते रहते हैं। मैं कहता हूं बच्चों कि जब कंफर्म कोई चीज ना हो तो अब ज्यादा वेट मत करना, आप सीधे एक और पिक्चर रेडी कर लेना बच्चों। आप कोई भी बात दिमाग में बिल्कुल मत रखना। यहां जैस्मिन बैठा हुआ है बच्चों, बैठा लिया जैस्मिन को। यहां रोज बैठा हुआ है, यहां डब्लू है बच्चों, यहां के है। अब हमें कंफ्यूजन है कि रोज और टी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो टी को हम यहां बैठा है कि यहां बैठा है, कंफ्यूजन है। तो ज्यादा सोचे नहीं बच्चों, 2 पिक्चर रेडी करें। मान ले एक में टी यहां, हो सकता है टी यहां हो, और एक में मान ले बच्चों की टी यहां बैठा हो। आप बिल्कुल वेट ना करें, कंफ्यूजन ना रहे। आप 2 पिक्चर को लेकर आप आगे चलिए, बिल्कुल आपका समय बचेगा। चलिए, हो गया बच्चों। फिर आगे कहा गया है Q sits 5th to the left of T। T के 5th लेफ्ट में Q है। T का 5th लेफ्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। T के 5th लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? Q। इस पिक्चर के अनुसार Q यहां होगा, इस पिक्चर के अनुसार 1 2 3 4 5 Q यहां होगा। हम 2 पिक्चर को लेके चल रहे हैं, जो पिक्चर सही होगा वो आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो लास्ट तक वो पिक्चर चलता जाएगा। और इन दोनों में से जो पिक्चर गलत होगा बच्चों, वो आगे कुछ समय के बाद अपने आप गलत होकर कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Q sits 5th to the left of T हो गया। The one who likes Lily sits 5th to the left of the who like Jasmine। जैस्मिन के 5th लेफ्ट में लिली है। 1 2 3 4 5। यहां पर कौन बैठी हुई है? लिली बैठी हुई है। यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पे लिली बैठी हुई है। फिर कहा गया है एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड ही डज नॉट लाइक लिली। एन जो है क्यू के ठीक लेफ्ट में है, लेकिन वो लिली नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों, इस पिक्चर में Q के ठीक लेफ्ट में N को बैठा देंगे तो ये लिली हो जा रही है, जबकि लिली नहीं होनी चाहिए। मतलब ये पिक्चर हमारा गलत हो गया बच्चों। अब हम केवल इसी पिक्चर को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये पिक्चर 100% हमारा सही ही होगा। चलिए, यहां पे कहा गया था Q के ठीक लेफ्ट में N को बैठाना है और वो लिली नहीं होनी चाहिए, ये लिली नहीं हो रही है। फिर आगे कहा गया है बच्चों, ये जैस्मिन है बच्चों। जगह कम होता है बोर्ड में, कैमरा में फिट कर पाना मुश्किल होता है बच्चों। चलिए, आप समझते होंगे इन चीजों को। फिर कहा गया है ओनली 1 person सिट्स बिटवीन एंड एड H। N और H के बीच केवल एक आदमी है। अब बच्चों, N यहां, तो हर हाल में H यही हो सकता है, तभी बीच में एक आदमी आएगा। हो गया। फिर कहा गया है Only 6 persons sit to the left of K। K के लेफ्ट में केवल 6 आदमी होंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसके लेफ्ट में और आदमी नहीं हो सकता है। फिर कहा गया है H likes Dahlia and only 1 person sit between the one who like Dahlia and Lotus। H डालिया पसंद करता है बच्चों, और डालिया और लोटस के बीच में केवल एक आदमी है।
ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स डालिया एंड लोटस। अब बच्चों डालिया इधर है, तो डालिया और लोटस के बीच में एक आदमी है, तो डालिया यहाँ तो लोटस यहाँ होगा तो भी बीच में एक आदमी, लोटस यहाँ होगा तो भी बीच में एक आदमी। एक स्टेटमेंट और आगे पढ़ लेते हैं बच्चे हम लोग। यहाँ पे कहा गया है एन डज नॉट लाइक लोटस। अब बच्चों एन लोटस पसंद नहीं कर रहा, यानी कि लोटस हर हाल में यही होगा। अब एक बात आपने अच्छा सा देखा बच्चों, यहाँ पर अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेरे सामने दो बातें जनरेट हो रही थी कि डालिया लोटस के बीच में एक आदमी है, तो डालिया और लोटस यहाँ भी हो सकता था और यहाँ भी। तो जब भी कुछ ऐसा केस पॉसिबिलिटीज हो कि आप स्टेटमेंट के लास्ट में आप रुके हुए हों या पहले भी रुके हुए हों, तो बच्चों कभी भी एक स्टेटमेंट पढ़कर अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा कहाँ अरेंज करना है, तो आप झट से उसका अगला स्टेटमेंट साथ ही साथ पढ़कर देखना बच्चों, और उसी के बारे में बात अगर की हुई हो तो बहुत बार अरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज हो जाता है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। इस बात को हमेशा ध्यान देना बच्चों, जब एक बात पढ़ने के बाद क्लियर ना हो, एक लाइन पढ़ने के बाद क्लियर ना हो कहाँ बैठेगा, तो आप झट से दूसरा स्टेटमेंट से साथ वाला पढ़ना। यदि उसी के बारे में जिक्र किया गया है बच्चों, तो आप उससे अरेंज कर पाएंगे, और अगर नहीं हो पाएगा बच्चों तो वेट मत करना, सेकंड पिक्चर बना के रेडी करके आगे बढ़ जाना। और याद रखना हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पिक्चर लेकर आगे बढ़ना। ऐसा मत करना कि हर बार जब कुछ पता ना चले तो हर बार 2-2 पिक्चर बनाते जा रहे हैं, तो बच्चों आप सिर्फ पिक्चर बनाते रह जाएंगे और बहुत समय आपका निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 पिक्चर, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे फिर कहा गया है The one who likes lotus sits 6 from the right end। जो लोटस पसंद करता है बच्चों वो राइट एंड से 6ठे नंबर पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये होगा बच्चों, ये वाला प्लेस होगा राइट एंड, ये होगा राइट एंड, और ये वाला प्लेस था इसका लेफ्ट एंड। ओके, यहाँ स्टेटमेंट खत्म हो चुका है और हमारे पास और कोई बातें अब अरेंज करने को इसमें दिया हुआ नहीं है। तो जो इसमें सजा सकते हैं इतना ही, जो मालूम है वो सामने है, जो नहीं मालूम उसके बारे में ना तो हम पता कर पाएंगे बच्चों, ना तो इसमें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं सवालों में कि सवालों में क्या पूछा गया है। पहला सवाल है बच्चों, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो। इस रो में कुल कितने आदमी बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यानी पहले सवाल का हमारा जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी 18। सेकंड में पूछा गया है बच्चों, हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन के एंड एच। के और एच के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? तो के और एच के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, और ऑप्शन 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है बच्चों। तो बी का ऑप्शन सी, कितने लोग बीच में बैठे हैं? 3 लोग। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज लाइक्ड बाय द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो क्यू के सेकंड लेफ्ट में है वो कौन से फ्लावर को पसंद कर रहा है? बच्चों क्यू का लेफ्ट इधर आएगा, तो क्यू का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट क्या पसंद कर रहा? जैस्मिन, और जैस्मिन ऑप्शन ए में दिया है बच्चों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का था, ये थर्ड का ऑप्शन कौन सा आएगा? जैस्मिन, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बच्चों। आंसर हो जाएगा जैस्मिन। फिर कहा गया है क्वेश्चन 4 में, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से बच्चों, लेफ्ट एंड से तीसरा, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा बच्चा बैठा है यहां पर? लिली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा? लिली। और लिली किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। 5th में पूछा है बच्चों, हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन द वन हु लाइक रोज एंड एन। रोज और एन के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? रोज और एन के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 2 लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 2, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये 5 सवाल का जवाब हो गया बच्चों, जिस अरेंजमेंट के आधार पे हमने 5 को बना लिया है। और बच्चों एक काफी
खूबसूरत सा वर्ड होता है ऑफ यानी का और फ्रॉम यानी कि से। मेरा कुछ सवाल है बच्चों जो मैं अगले टॉपिक में डील करूंगा और इसे आप लोग खुद से ट्राई करके जरूर रखना बच्चों। मान लीजिए किसी रूम में ABCDEFGHIJ 10 लोग किसी रूम में बैठे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा 5th ऑफ A कौन होगा, A का 5वां कौन होगा। दूसरा 5th फ्रॉम A कौन होगा, A से 5वां कौन होगा। तीसरा 5th राइट ऑफ A, A के दाएं 5वां कौन होगा। और चौथा है बच्चों 5th राइट फ्रॉम A, A से दाएं 5वां कौन होगा। 10 लोग यहां बैठे हैं बच्चों और इन चारों में इस जगह पे कौन आएगा, कौन सा नाम आएगा, वो चारों सेम नाम होंगे या अलग नाम होंगे, कौन होगा ये आप सोच कर रखेंगे बच्चों। ये रैंकिंग का, सेटिंग का एक अच्छा सा स्टेटमेंट है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में जहां हम लोग इसके अच्छे टाइप से बात करेंगे और उन सवालों पे बात करेंगे जो एग्जाम्स पे आए हुए हैं बच्चों, ताकि आपका बेस भी क्लियर होता हुआ रहे और एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के होते हैं, किस डिज़ाइन के होते हैं, ये आपको पता चल सके। चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।